जरा सोचिए, क्रिकेट के इतिहास का सबसे रक्षात्मक बल्लेबाज। बिल्कुल, वो खिलाड़ी जिसने क्रीज पर बस टिके रहने के लिए हजारों गेंदें बिना खेले ही छोड़ दी। हाँ बिल्कुल, मतलब गेंदबाजों को थकाने की एक मशीन थे वो। लेकिन फिर सवाल ये है कि वही इंसान भारतीय क्रिकेट टीम को इतिहास की सबसे आक्रामक और खूंखार T20 टीम कैसे बना सकता है? ये तो सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? पहली नजर में तो ये बिल्कुल समझ नहीं आता। और आज हमारे पास जो स्रोतों का पूरा स्टैक है, जिसमें विकिपीडिया के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, क्रिक ट्रैकर और क्रैक्स के हालिया विश्लेषणात्मक लेख हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स का वो शानदार डेटा भी तो है। एग्जैक्टली। तो ये सारे स्रोत मिलकर इसी असंभव से लगने वाले इवोल्यूशन को डीकोड करते हैं। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ ने खुद को एक पारंपरिक टेस्ट बल्लेबाज से, मतलब एकदम आधुनिक और तेज तर्रार क्रिकेट के एक मास्टरमाइंड कोच के रूप में बदल लिया। सही कहा, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अपनी पुरानी पहचान को तोड़कर वक्त के हिसाब से खुद को दोबारा गढ़ने की एक तरह से मास्टर क्लास है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो विरोधाभास है ना, जिसके बारे में आपने कहा, यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मतलब खेल के इतिहास में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं जहां कोई व्यक्ति अपने खेलने के तरीके को, जिसने उसे महान बनाया हो, हाँ, जिसने उसे महान बनाया, उसे पूरी तरह से किनारे रख दे और एक बिल्कुल विपरीत फिलॉसफी को अपना ले। मैं देखती हूँ कि द्रविड़ का एक क्लासिकल खिलाड़ी से डेटा संचालित और आक्रामक कोच बनना हमें ये समझने में मदद करता है कि खेल का जो पूरा तंत्र है वो पिछले 2 दशकों में कितनी तेजी से बदला है। और इस बदलाव को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस नींव को देखना होगा जिस पर द वॉल का निर्माण हुआ था। अगर हम उनके 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 164 टेस्ट मैचों में 13,288 रन और 36 शतक। बिल्कुल, 36 शतक। ये कोई साधारण आंकड़े नहीं हैं। ये उस दौर की बात है जब पिचें आज से कहीं ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी। बहुत ज्यादा। आज तो फिर भी बल्लेबाजों के लिए थोड़ी आसानी है। सही बात है। क्रैक्स के एक विस्तृत लेख में उनकी जिन ऐतिहासिक पारियों का जिक्र है, वो पारियां तो आज भी क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े कर देती हैं। देखिए, उन पारियों को हम सिर्फ रनों की संख्या से नहीं माप सकते। असल में वह पारियां मानसिक सहन शक्ति का एकदम चरम थीं। जैसे 2001 में ईडन गार्डन्स कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच, याद है ना? बिल्कुल। भारत फॉलो ऑन खेल रहा था, टीम गहरे संकट में थी और सामने स्टीव वॉ की वो अजय ऑस्ट्रेलिया ही टीम थी। बाप रे, वो भी क्या टीम थी। और फिर वीवीएस लक्ष्मण के साथ वो 376 रनों की जादुई साझेदारी। द्रविड़ ने उस मैच में 180 रन बनाए थे। उन्होंने बस एक छोड़ थाम लिया था, डट गए थे वहाँ, एकदम दीवार की तरह। और फिर 2003 में एडिलेड में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ 233 रन, और फिर दूसरी पारी में नाबाद 72 रन। उस जीत ने भारत को 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट जीत दिलाई थी। 20 साल बाद, मतलब इसे ऐसे समझना चाहिए जैसे कोई मास्टर मूर्तिकार महीनों तक एक ही पत्थर को तराशता है, बिना किसी जल्दबाजी के, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए। छैनी और हथौड़े की हर चोट बिल्कुल नपी तुली होती है। यहाँ आपकी ये मूर्तिकार वाली एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है, लेकिन इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना और भी जरूरी है। वो कैसे? देखिए, तकनीक तो विश्व स्तर पर बहुत से खिलाड़ियों के पास होती है, लेकिन घंटों तक क्रीज पर खड़े रहना, एक के बाद एक लगातार बाहर जाती गेंदों को छोड़ते जाना, बिना बोर हुए, बिल्कुल, अपनी एकाग्रता को एक पल के लिए भी टूटने न देना, ये एक तरह का मेडिटेशन था। एडिलेड की उस पारी में 446 गेंदों का सामना करना कोई मामूली बात नहीं है। 446 गेंदें, आज के जमाने में तो लोग इतने में पूरी T20 सीरीज खेल लेते हैं। वही तो, इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से एक्शन चाहता है। शॉट मारकर रन बनाने का वो जो एक डोपामाइन हिट होता है ना, वो चाहता है। लेकिन द्रविड़ ने उस स्वाभाविक इच्छा को दबाकर बोरियत को ही अपना हथियार बना लिया था। बोरियत को हथियार बनाना, ये सच में एक बहुत ही शानदार विचार है। लेकिन यहीं से मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है, जो हमें आज के आधुनिक युग की उस चुनौती की तरफ ले जाता है। मतलब लाल गेंद और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बीच जो एक दीवार खड़ी है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में। जाहिर है, जो धैर्य और घंटों तक क्रीज पर टिके रहने की कला द्रविड़ के पास थी, वो आज के खिलाड़ियों में अचानक से गायब क्यों होती दिख रही है?
इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमने क्रिक ट्रैकर की उस रिपोर्ट को देखना होगा जो जनवरी 2026 में आई थी। अच्छा, वो रोहित शर्मा की किताब वाली रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल। द राइज ऑफ द हिटमैन के लॉन्च के दौरान द्रविड़ ने एक बयान दिया था। उन्होंने वहां एक बहुत ही बुनियादी बात कही। मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा कि उनके समय में मुख्य रूप से केवल 2 ही फॉर्मेट होते थे, वनडे और टेस्ट। तो उससे फोकस बनता नहीं था। एग्जैक्टली इसलिए किसी भी बड़ी टेस्ट सीरीज से पहले लाल गेंद से अभ्यास करने के लिए टीम को पूरा 1 महीना मिल जाता था। 1 पूरा महीना सिर्फ लाल गेंद के साथ। और आज के परिदृश्य में आज तो 3 फॉर्मेट है और साल भर चलने वाला ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। और द्रविड़ ने उसी इवेंट में खुलासा भी किया कि आज के दौर में जब खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलने आते हैं तो कई बार पता चलता है कि उन्होंने पिछले 4-5 महीने से लाल गेंद को छुआ तक नहीं है। ये तो बहुत डरावना है एक टेस्ट टीम के लिए। शुभमन गिल ने भी तो हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में टेस्ट क्रिकेट में बेहतर प्लानिंग और इसी अभ्यास की कमी का जिक्र किया था ना। हाँ, उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया था। लेकिन यार यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या ये सिर्फ ये व्यस्त शेड्यूल और कैलेंडर की ही समस्या है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज के खिलाड़ी वो T20 की चकाचौंध, बड़े शॉट्स और जल्दी रन बनाने की आदत में इतने ढल चुके हैं कि वो रुकना ही नहीं चाहते। हाँ, कि वो उस बोरिंग लेकिन बेहद जरूरी रक्षात्मक तकनीक को जानबूझकर सीखना ही नहीं चाहते। क्या ऐसा नहीं है कि आक्रामकता अब उनका डिफॉल्ट मोड बन गई है और डिफेंस करना उनके लिए एक बोझ सा हो गया है? देखिए, ये धारणा बहुत आम है कि आधुनिक खिलाड़ी सिर्फ छक्के मारना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इसे खेल विज्ञान और बायोमैकेनिक्स के नजरिए से देखें तो मामला सिर्फ इच्छा शक्ति का नहीं है। अच्छा, तो और क्या है इसमें? ये विशुद्ध रूप से मसल मेमोरी यानी मांसपेशियों की याददाश्त का गणित है। टेस्ट क्रिकेट में टर्निंग पिचों पर स्पिनरों की घूमती गेंदों को खेलना या फिर सीमिंग विकेट्स पर तेज गेंदबाजों का सामना करना, उसके लिए तो तकनीक चाहिए ही। तकनीक के साथ साथ शरीर का एक खास पोजीशन में आना जरूरी होता है जो हजारों घंटों के अभ्यास से पैदा होता है। जब कोई खिलाड़ी 4 महीने तक सिर्फ सफेद गेंद से T20 खेलता है तो उसके शरीर का संतुलन और बैट स्विंग उसी हिसाब से ढल जाता है। ओहो, आप समझ में आया। तो अचानक से लाल गेंद के सामने आते ही शरीर वो पुरानी रक्षात्मक पोजीशन ले ही नहीं पाता। बिल्कुल। मतलब ये एक हार्डवेयर समस्या ज्यादा है और सॉफ्टवेयर समस्या कम है। काफी हद तक आप ऐसा कह सकते हैं। और इसी अभ्यास और मसल मेमोरी की कमी का सीधा असर हमने हाल के परिणामों में देखा भी है। हाँ, वो 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ और फिर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में जो हार मिली। बिल्कुल। भारतीय टीम को टर्निंग और सीमिंग पिचों पर जो हार का सामना करना पड़ा वो इसी बात का प्रमाण है। बिना लंबी और फोकस तैयारी के लाल गेंद का क्रिकेट अब लगभग असंभव होता जा रहा है। और ये बात इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प ट्विस्ट लाती है। वो कैसे? क्योंकि आधुनिक क्रिकेट का डीएनए इतना बदल चुका है तो एक क्लासिकल खिलाड़ी जिसने अपना पूरा करियर लाल गेंद को छोड़ने और क्रीज पर टिकने में बिताया, उसने 2021 से 2024 तक टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में इस तूफान को कैसे संभाला? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है ना? मतलब अगर वो चाहते तो खिलाड़ियों को अपने तरीके से खेलने के लिए मजबूर भी तो कर सकते थे। मैं ऐसे खेलता था, तुम भी ऐसे खेलो। और यहीं पर एक महान खिलाड़ी और एक महान रणनीतिकार के बीच का अंतर समझ में आता है। जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, टीम शुरुआती दौर में बाहर हो गई थी। बिल्कुल। तब द्रविड़ ने हेड कोच का पद संभाला था। उस समय टीम को एक नए विजन की सख्त जरूरत थी और हिंदुस्तान टाइम्स का जो डेटा विश्लेषण है वो इस बदलाव की पूरी कहानी कहता है। वो डेटा तो वाकई हैरान करने वाला है। द्रविड़ और तत्कालीन कप्तान रोहित शर्मा ने जो किया वो द्रविड़ के खुद के खेलने के तरीके के बिल्कुल उलट था। एकदम ऑपोजिट। उन्होंने एक नया बेहद आक्रामक यानी अल्ट्रा अग्रेसिव बल्लेबाजी टेम्पलेट तैयार किया। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में T20 में भारत का पावर प्ले रन रेट 7.5 था, जो उनके कार्यकाल में उछलकर 8.5 हो गया, जो कि T20 के हिसाब से एक बहुत बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि उन्होंने ये किया कैसे? मतलब एक रक्षात्मक माइंडसेट वाला इंसान खिलाड़ियों को पहली गेंद से छक्के मारने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? इसका जवाब साइकोलॉजिकल सेफ्टी या कहें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा में छिपा है। देखिए, डेटा केवल परिणाम दिखाता है, प्रक्रिया नहीं। तो प्रक्रिया क्या थी? द्रविड़ ने ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल ही बदल दिया। आक्रामक क्रिकेट खेलने का सबसे बड़ा डर क्या होता है? आउट होने का डर, टीम से बाहर निकाले जाने का डर। जाहिर सी बात है, हर खिलाड़ी अपनी जगह बचाना चाहता है। वो ही सोख लिया।
उन्होंने खिलाड़ियों को ये स्पष्ट संदेश दिया कि अगर आप टीम के आक्रामक टेम्पलेट के हिसाब से खेलते हुए 0 पर भी आउट होते हैं तो आपकी जगह सुरक्षित है। अरे वाह। हाँ, उन्होंने खिलाड़ियों को फेल होने की पूरी आजादी दी। फेल होने की आजादी, सच में ये किसी भी लीडरशिप रोल के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और इसके नतीजे तो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। बिल्कुल हुए। इस दौरान T20 क्रिकेट में टीम इंडिया का जीत हार का अनुपात यानी विन लॉस रेशियो 2.82 रहा और वनडे क्रिकेट में ये अनुपात 3.4 तक पहुंच गया, जो उस समय पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन था, एकदम टॉप पर। और 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत का जो दबदबा दिखा वो तो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था यार। नीदरलैंड्स के खिलाफ 410 रन बनाना और लगभग हर मैच में विपक्षी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देना। वो पूरा टूर्नामेंट ही एक सपने जैसा था। ये एवोल्यूशन बिल्कुल वैसा है जैसे किसी भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस्ताद ने अचानक से दुनिया का सबसे बेहतरीन और धमाकेदार हैवी मेटल रॉक एल्बम प्रोड्यूस कर दिया। शास्त्रीय संगीत से हैवी मेटल का ये सफर ही तो उनके लचीलेपन यानी अडेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं तो यही मानती हूँ कि एक महान रणनीतिकार कभी भी अपनी पुरानी सोच या अपने युग की सफलताओं को वर्तमान की पीढ़ी पर नहीं थोपता। सही कहा, वो समय के साथ चलते हैं। द्रविड़ ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने अपने समय में 400 गेंदें खेलकर मैच बचाए थे तो तुम भी वैसे ही खेलो। उन्होंने समझा कि आज के क्रिकेट की मांग अलग है, तेजी और निडरता। और उन्होंने अपनी टीम को वही आक्रामक आजादी दी। बिल्कुल। ये लीडरशिप का एक ऐसा पहलू है जिसे मुझे लगता है बिजनेस और मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इन ठंडे कठोर आंकड़ों और सफल रणनीतियों के पीछे एक इंसान भी है। पर्दे के पीछे का इंसान। एक ऐसा इंसान जो फैसले लेता है और वो फैसले कभी कभी कितने कठोर तो कभी कितने भावनात्मक होते हैं, ये समझना भी तो इस चर्चा का एक अहम हिस्सा है ना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति इतनी ऊंचे स्तर पर नेतृत्व कर रहा होता है तो फैसले सिर्फ स्प्रेडशीट या डेटा देखकर नहीं लिए जाते, वे कुछ गहरे मूल सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। और इसी बात पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। विकिपीडिया स्रोत में 2004 के मुल्तान टेस्ट का विस्तार से जिक्र है। ओहो, मुल्तान टेस्ट, वो तो क्रिकेट इतिहास के सबसे चर्चित वाक्यों में से एक है ना। कप्तान के तौर पर द्रविड़ ने भारतीय पारी घोषित कर दी थी, जबकि सचिन तेंदुलकर 194 रनों पर नाबाद थे। वो अपने दोहरे शतक से सिर्फ 6 रन दूर थे। सिर्फ 6 रन। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो ये एक बहुत ही कठोर, लगभग मशीनी फैसला लगता है, जहां टीम का थोड़ा सा समय बचाने के लिए एक महान खिलाड़ी के इतने बड़े माइलस्टोन को दरकिनार कर दिया गया। देखिए, मुल्तान का वो फैसला दरअसल 2 अलग-अलग क्रिकेटिंग फिलॉसफीज का टकराव था। वो कैसे? एक तरफ ये भावना थी कि जब कोई खिलाड़ी इतने बड़े व्यक्तिगत मील के पत्थर के इतना करीब हो तो उसे कुछ और ओवर दिए जाने चाहिए। ये एक बहुत ही मानवीय सोच है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान द्रविड़ का ये स्पष्ट गणित था कि अगर शाम के आखिरी घंटे में थके हुए विपक्षी बल्लेबाजों को खेलने के लिए बुलाया जाए तो 1 या 2 अहम विकेट मिल सकते हैं, जो कि मैच जीतने के लिए जरूरी थे। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि द्रविड़ के लिए टीम बिफोर सेल्फ यानी स्वयं से पहले टीम का सिद्धांत हमेशा सर्वोपरि रहा। व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स उनके लिए कभी मायने नहीं रखे, कभी नहीं। लेकिन मेरी उलझन यहाँ है कि जो इंसान इतना कठोर, इतना प्रैक्टिकल और इतना इमोशनल फैसला ले सकता है, उसी इंसान को हम 20 साल बाद एक बिल्कुल अलग रूप में कैसे देखते हैं? मुझे पता है आप किस पल की बात कर रहे हैं। आप उस पल की बात कर रहे हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। बिल्कुल। आईसीसी के उस लेख में 29 जून 2024 की उस रात का जो वर्णन है ना, वो सच में अद्भुत है। बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के ठीक बाद का वो पल, वो तो कोई नहीं भूल सकता। हमेशा अपनी भावनाओं पर सख्त काबू रखने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम शांत रहने वाले द्रविड़, उन्होंने ट्रॉफी हाथ में आते ही जिस आक्रामक, उग्र और बच्चों जैसी खुशी के साथ जश्न मनाया, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और ही इंसान है। वो वीडियो देखकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि ये वही द वॉल है। ऐसा लगा जैसे किसी ने बरसों से बंद किसी ज्वालामुखी का ढक्कन अचानक से खोल दिया हो। ये विरोधाभास कैसे काम करता है? असल में ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये मानवीय भावनाओं का एक बहुत ही प्राकृतिक उफान था। देखिए, मुल्तान का फैसला एक प्रक्रिया का हिस्सा था। लॉजिकल फैसला था। हाँ, और बारबाडोस का जश्न उस पूरी लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया के अंत में मिली एक बहुत बड़ी राहत थी, एक रिलीफ था। वो रिलीफ, हाँ, ये शब्द सही है। एक कोच के रूप में जब आप एक के बाद एक कई बड़े झटके सहते हैं
तो वो सारा दबाव अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। और वो झटके सच में दिल तोड़ने वाले थे यार। 2022 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारना, फिर 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारना, और सबसे बड़ा दुख तो उसी साल घर में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में वो दर्दनाक हार थी। उफ, वो तो कोई भारतीय फैन नहीं भूल सकता। इतनी निराशाओं को अपने भीतर समेटना और फिर भी खिलाड़ियों के सामने एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहना। और फिर अपने कार्यकाल के बिल्कुल आखिरी दिन वो विश्व कप की ट्रॉफी उठाना, उस भावना को तो शब्दों में पिरोना ही मुश्किल है। और मजे की बात ये है कि उस जीत के बाद भी वो वहाँ ठहरे नहीं। अगस्त 2025 की एक हालिया खबर जो राजस्थान रॉयल्स की वेबसाइट और अन्य खेल पोर्टल्स पर आई, वो दिखाती है कि द्रविड़ का इवोल्यूशन अभी भी जारी है। ओहो हाँ, वो खबर कि IPL 2026 से ठीक पहले उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। बिल्कुल, ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके साथ उनका जुड़ाव 2011 से था, खिलाड़ी के तौर पर, मेंटोर के तौर पर और कोच के रूप में। एक लंबा सफर। फिर भी उन्होंने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और एक नई राह चुनने का फैसला किया। ये सच में बड़ी बात है। यही वो चीज है जो उन्हें बाकी रणनीतिकारों से अलग करती है। वो अपनी ही बनाई हुई विरासतों से चिपके नहीं रहते। मैं मानती हूँ कि वो हमेशा खुद को अनलर्न करने और नई चुनौतियों के सामने रखने में विश्वास रखते हैं। जब एक अध्याय पूरा हो जाता है तो वो उसे बंद करके आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो ये साफ होता है कि राहुल द्रविड़ की कहानी सिर्फ 22 गज की पिच की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह इस बात का एक शानदार केस स्टडी है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने मूल सिद्धांतों जैसे कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और टीम को सबसे ऊपर रखने की भावना, इनको खोए बिना अपनी कार्यशैली को पूरी तरह से बदल सकता है। एकदम सही। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आप अतीत में चाहे जितने भी बड़े डिफेंडर रहे हों, भविष्य की सफलता के लिए आपको सबसे बड़ा अटैकर बनना पड़ सकता है। अपनी पुरानी सफलताओं के अहंकार को त्यागना ही सबसे बड़ी कला है। ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष निकाला है आपने। अपनी खुद की पहचान से वैराग्य लेना और वर्तमान की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालना, ये कौशल किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। यह इस बात का सबूत है कि बदलाव से डरने के बजाय उसे गले लगाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री को पढ़ते हुए मेरे मन में एक ऐसा विचार आया है जो मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। बताइए, क्या विचार है? जिस तरह से आज क्रिकेट का कैलेंडर पूरी तरह से फ्रेंचाइजी लीग्स के नियंत्रण में है, खिलाड़ियों के पास 3 अलग-अलग फॉर्मेट्स का भारी दबाव है। समय ही नहीं है उनके पास। हाँ, और लाल गेंद के उस लंबे महीनों वाले अभ्यास का समय लगभग खत्म ही हो चुका है। तो क्या भविष्य में क्रिकेट की दुनिया को कभी कोई दूसरा द वॉल मिल पाएगा? ये क्रिकेट के भविष्य को लेकर एक बहुत ही जायज और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला सवाल है ना? क्या वो दिन अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं, जब कोई बल्लेबाज 400 से ज्यादा गेंदें खेलकर, शरीर पर तेज गेंदबाजों के प्रहार सहकर सिर्फ एक टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने या बचाने की वो बोरिंग लेकिन खूबसूरत कला का प्रदर्शन करता था? वो एक अलग ही दौर था। क्या वो चट्टान जैसी दीवार अब आधुनिक क्रिकेट के इस तेज तूफान में कभी दोबारा खड़ी हो पाएगी, या फिर हमने क्रिकेट के एक पूरे युग का हमेशा के लिए अंत देख लिया है? इस पर जरूर सोचिए।